नमस्कार मित्रों, आप सबको मेरे चैनल द हरिओम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच एक बात कहने जा रहा हूँ, एक मुद्दा लेकर आया हूँ। वो मुद्दा सर्वविदित है, उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसकी चर्चा पूरे ग्लोबल में, पूरा वर्ल्ड में है कि अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप ग्रीनलैंड होगा। बहुत ही बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप जो है वो ग्रीनलैंड है, क्योंकि रोज डेली बेसिस पर ट्रंप जो है, वहां के प्रेसिडेंट जो है ट्रंप साहब, वो डेली बेसिस पर ग्रीनलैंड की चर्चा कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं, बहुत जल्दी में है कि वो ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई कर ले और बाय हुक और क्रुक एनी हाउ चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका कब्जा हो जाए। और इसलिए वो लगे हुए हैं। हर जितने भी मीडिया, जितने भी सोशल साइट्स पे आप जाइए, हर जगह वो तमाम जगहों पर वो लिखे हुए हैं और उनका कमेंट आ रहा है, उनका वहाँ छप रहा है। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप ग्रीनलैंड है आफ्टर वेनेजुएला। तो क्या ऐसा है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो क्या दुनिया शांत बैठी रहेगी? अगर ट्रंप, मुझे लगता है कि ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। अगर ट्रंप इस तरह की एक देश वेनेजुएला की लोकतांत्रिक हत्या करके एक दूसरे देश के टेरिटरी को अपनाएंगे तो क्या दुनिया बैठी रहेगी? ट्रंप का ये कदम विश्व युद्ध को बुलाएगा। और अगर इस तरह के कदम ट्रंप उठाते हैं तब, लेकिन उनके कहने से, उनके सारी चीज़ों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जरूर जो है वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। उनकी बहुत प्रबल इच्छा है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा। ग्रीनलैंड चूंकि एक नॉर्डिक कंट्री के साथ साथ वह एक नाटो के पार्ट भी है, नाटो के पार्ट है। और नाटो का देखिए, नाटो का शुरुआत जो ब्रेन चाइल्ड है वो अमेरिका ही है। यूएसए ही नाटो का ब्रेन चाइल्ड है और अमेरिका का ही देन है कि आज नाटो है, नाटो का वजूद है। और अगर वो बनाने वाला ही उसका, कहते हैं ना कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या होगा, तो वही स्थिति आज पैदा हो गई है। तो अमेरिका ही उसको बनाया था, एक जमाना था। आपको बता दें, उसका कुछ हिस्ट्री आपको बता दे रहे हैं कि आपको बताते हैं कि 4 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में 12 कंट्रियों के साथ अमेरिका नाटो का गठन किया था। और उस टाइम ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाशिंगटन डीसी में साइन किया गया था। और नाटो जो था उसमें, अब देखिए, नाटो में बहुत लंबा चौड़ा उस टाइम कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया था। मात्र 14 आर्टिकल का और तकरीबन 1000 वर्ड्स का उसका जो ट्रीटी का जो साइन ट्रीटी हुआ था उसमें मात्र 14 आर्टिकल हैं और ओनली 1000 वर्ड्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप सोचिए कितना सिंपल वहाँ ट्रीटी का एकॉर्ड है, रूल रेगुलेशन है। अगर यूएसए, ट्रंप अगर ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई कर लेंगे, अगर एक्वायर कर लेंगे, तो फिर जो नाटो कंट्री है उसका क्या होगा? क्योंकि नाटो का जो ट्रीटी है उसमें 14 आर्टिकल में एक 5 नंबर का आर्टिकल है, अनुच्छेद 5 है। वो कहता है कि उसका ये मानना है, अनुच्छेद 5 के अनुसार अगर कहा जाए तो कलेक्टिव डिफेंस का कंसेप्ट आया है। आखिर कलेक्टिव डिफेंस है क्या? कलेक्टिव डिफेंस ये है कि अगर कोई कंट्री नाटो पर हमला करता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि सारे देश पर वो हमला है जो नाटो के मेंबर हैं। उस आर्टिकल 5 में, अनुच्छेद 5 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अनुच्छेद 5 में यह लिखा हुआ है, जो कलेक्टिव डिफेंस की बात हुई है, कंसेप्ट है। कलेक्टिव डिफेंस में ये बात साफ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट या कलेक्टिव डिफेंस कहिए या म्यूचुअल असिस्टेंस ऑब्लिगेशन इसको बोला जाता है, जो भी नाम कहिए, मतलब इसी का नाम है। जैसे 3 इसका नाम है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, म्यूचुअल असिस्टेंस ऑब्लिगेशन और कलेक्टिव डिफेंस। सबका मतलब एक ही होता है, सामूहिक जो है उसका अर्थ होता है।
तो अगर इस तरह का यूएसए करता है तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव डिफेंस का कंसेप्ट, तो बाकी देश इसके विरोध में लड़ेंगे, और बाकी देश जो नाटो कंट्री जो है अगर अमेरिका के विरोध में लड़ेगा तो विश्व युद्ध जाहिर सी बात है होना संभव है। तो मित्रों, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को एक्वायर करता है तो विश्व युद्ध पॉसिबिलिटी बनता है कि विश्व युद्ध हो सकता है। और आपको बताते चलें कि देखिए, ये तो बात नहीं कहा कलेक्टिव डिफेंस का कि अगर दूसरे देश नाटो कंट्री पर, किसी भी नाटो कंट्री पर हमला करते हैं तो उस स्थिति में सारे नाटो मेंबर उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। लेकिन यह नहीं इसमें जिक्र है कि अगर कोई नाटो का देश ही, नाटो मेंबर ही अगर नाटो कंट्री पर हमला करते उस स्थिति में क्या होगा, ये इसका जिक्र नहीं है। मैंने उस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो एक बात उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटरनल एग्रेशन के बारे में जो है, मान लीजिए कि कोई आर्टिकल बताया, उसमें साफ बोला है कि इंटरनल एग्रेशन पर, जो आंतरिक जो आक्रमण है, मान लीजिए कि हमारा नाटो का मेंबर है, वहीं आप पे आक्रमण कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो मित्रों, ये बताते चले कि उसमें इसका कोई मतलब नियम कानून नहीं है कि अगर कोई अपना नाटो मेंबर ही किसी नाटो मेंबर पर हमला कर दे उसके बाद क्या होगा। तो उस पर अभी इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको बताते चलो, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये दिखाई दिया कि उस स्थिति में क्या करेगा ये सब नाटो कंट्री, क्या करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस सिचुएशन में प्रोसीजर पर विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। मतलब स्पष्ट है कि वो जो कंट्री, जो नाटो मेंबर अगर अन्य नाटो मेंबर पे हमला कर दे तो उस स्थिति में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे उस जो हमला करने वाले एग्रेसर कंट्री को एग्जिट कर दे वहां से। ऐसा कोई नियम उसमें नहीं बना हुआ है अभी तक। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर प्रोसीजर लाया जाएगा, लेकिन ऐसा पहले से कोई प्री प्लान और जो प्रोसीजर नहीं है उसमें। और ये तो साफ लिखा हुआ है कि नाटो के कंट्री जो है वो 360 डिग्री अप्रोच कलेक्टिव डिफेंस का रखते हैं। उनका अप्रोच होता है अपना डिफेंस के लिए, जो कलेक्टिव डिफेंस में 360 डिग्री का अप्रोच रखेंगे, तो ये लिखा हुआ है इसमें। और इसके बाद आपको बताते चले, ट्रंप बार बार बोल रहा है, हर जगह यही बात बोल रहे हैं। जैसे एक जगह उनसे पूछा गया तो डेनमार्क के एम्बेसडर से उन्होंने कहा कि वहां की सिक्योरिटी, वहां की जो ग्रीनलैंड की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, कि वहीं अमेरिका यूएसए ही है जो वहां की सिक्योरिटी को देखभाल कर सकता है, सिक्योरिटी को मतलब बेहतर कर सकता है। ये सिक्योरिटी का विषय है, इंटरनल वहां की सिक्योरिटी का विषय है। उन्होंने कहा कि देखिए कि फॉर पर्पसेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फील्स दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, वहां की सिक्योरिटी जो है वो वहां की एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि अमेरिका ही वहां की सिक्योरिटी को ध्यान में रखे। वहां के लोग बुला रहे हैं, एक और स्टेटमेंट दिए हैं, वो जैसे लगता है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि टू द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड विच इज नीडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस। एक और बात उन्होंने कहा, वांट द यूएस टू बी देयर एंड दैट वी विल। ट्रंप ऐसा कर रहे हैं कि वांट द यूएस टू बी देयर एंड दैट वी विल। हर तरह से उनका जितना भी स्टेटमेंट आ रहा है, उनको लग रहा है कि वहां के लोग इनको बुला रहे हैं, उनको जरूरत है कि यूएसए हमारे देश की सिक्योरिटी की रक्षा कर सकता है, उनको वहां के लोगों को यूएसए पर भरोसा है, ऐसा वो ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। कोई देश क्यों चाहेगा कि आप मेरे देश में आकर के राज्य करो, आप मेरे किसी हिस्सा को अपना लो, एक्वायर कर लो। लेकिन ये बार बार ट्रंप जो सिक्योरिटी पर्पसेस को बता करके वो चाहते हैं कि उसको एक्वायर कर ले। एक और बात एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, बताया कि आर्कटिक पावर बनना चाहता है चाइना। अगर आर्कटिक ओशियन से आप देखो तो 5 देश आपको दिखाई देते हैं, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे और रसिया, जिसमें से आपको बता दें कि 4 जो कंट्री है वो आपका नाटो का कंट्री है, और ग्रीनलैंड जो है वो नाटो का कंट्री का ही पार्ट है, और हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है।
क्योंकि चाइना आर्कटिक पावर बनना चाहता है। तो ट्रंप की यह चिंता है कि चाइना कहीं आर्कटिक में पावरफुल ना हो जाए, यहाँ की सिक्योरिटी थ्रेट ना बन जाए, इसलिए वो चाहते हैं, उनका कहना है, ट्रंप का ये कहना है कि इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड में अपना एक बेस बनाए और बेस बना करके ये 5 कंट्री का सिक्योरिटी को ख्याल रखें, सुरक्षा को ध्यान में रखें। तो उनका मुख्य मकसद ये है बंधुओं, और ये इस तरह से दुनिया को बता रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, सुरक्षा के उद्देश्य से। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के आप हिस्सा को, किसी के जमीन को आप एक्वायर करेंगे तो चुप तो बैठा नहीं रहेगा। इसलिए मित्रों मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ट्रंप का ये स्टेप होगा कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे तो इसका सीधा थर्ड वर्ल्ड की तरफ उनका ये कदम जा रहा है। अब वेनेजुएला की जिस तरह से हत्या, वहां की डेमोक्रेसी की हत्या कर करके वहां के संसाधनों को लूट रहे हैं। कोई पॉलिटिकल इंटेग्रिटी और सॉवरेन कंट्री को आपके पास क्या हक है कि आप उस कंट्री को ऑक्युपाई कर ले, वहां के राजा को उठा ले? ये आपके पास किसी के पास अधिकार नहीं है। अब एक और मजेदार बात बता रहे हैं, एक और आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल जो 5 है, यूएन से इसको हम रिलेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ये बात कहता है, देखिए अगर आर्टिकल 5 का ऑल एक्शन, देखिए यूएन से बात क्या है, यहाँ एक और कोट आपको देते हैं कि ऑल एक्शंस टेकन अंडर आर्टिकल 5 मस्ट बी रिपोर्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड कीज व्हेन द यूएन टेक्स ओवर सेज नाटो। कहते हैं कि जो भी आर्टिकल 5 के तहत जो भी एक्शन लिया जाएगा उसका रिपोर्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को करना होगा, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर सोचेगी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस पर विचार करेगी। अब बताइए यहाँ एक कितना रिलेवेंट बात है कि सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो वेनेजुएला की स्थिति को और स्थिति पर कोई अपना कमेंट नहीं दिया अभी तक, उस पर बहस नहीं किया, सो कॉज कुछ पूछा नहीं अमेरिका से। वो क्या ग्रीनलैंड की सिचुएशन पर वो बात करेगी, और अगर आर्टिकल 5 के तहत अगर उसको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट किया जाएगा तो क्या कर लेगा? मैं तो ये बात ट्विटर पर लिख चुका हूं कि यूएन का कोई आज के डेट में कोई रिलेवेंसी नहीं बचा है। यूएन को रिप्लेस कर देना चाहिए और एक नए सिस्टम को बनाना चाहिए जहां पर जितने भी विश्व में देश हैं उनकी आवाज को वहां सुना जाए, सबको इक्वल राइट मिले, सबको साउंड को इक्वली सुना जाए और सबकी जो समस्याएं उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। तो मित्रों आज का मेरा एपिसोड यहीं खत्म होता है, और ट्रंप की जो जिस तरह से वो क्रस्ट कर रहा है वर्ल्ड डेमोक्रेसी को, ये विश्व के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरा का विषय है। और सब पूरा विश्व को, जितने भी डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने वाले कंट्री है, उसको अपना सॉलिडिरिटी दिखाना चाहिए, सॉलिडिरिटी जो है वो दिखाना चाहिए, और ट्रंप के अगेंस्ट आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए और एक नए सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी संगठन है, जितने भी है, क्योंकि कोई नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, चुप है सब ट्रंप के सामने। तो अब समय आ गया है कि आप सब एक साथ आ जाइए अपने हित, अब डेमोक्रेसी को, वर्ल्ड डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और एक यूएन जैसा, यूएन को रिप्लेस करके एक नया सिस्टम बनाइए, क्योंकि उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो गया है। जिस गाड़ी का इंजन खराब हो जाए उसको हम नहीं रखते, इसलिए उनका खराब हो गया, पूरा सिस्टम खत्म है। ना तो उसका आईसीसी काम कर रहा है, ना तो आईसीसी काम कर रहा है उसका, ना यूएनएससी काम कर रहा है, ना यूएन काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है भैया। तो फिर उस संस्था को रखने से क्या फायदा है? तो मित्रों यहीं पर मेरा आज एपिसोड खत्म होता है। नमस्कार।